लास्ट क्या पढ़े थे हम लोग? आप पहले दिन आए हैं, मेरे साथ पहला दिन है या यहीं पे पहला दिन है? क्या क्वालिफिकेशन है आपका? कहाँ से? किस कॉलेज में? आईसेक्ट हजारीबाग। तो वो तो अलग यूनिवर्सिटी है, हजारीबाग से नहीं एफिलिएटेड है। कहाँ पे उसका ऑफिस है? अच्छा, ठीक है। तो जहाँ तक हमको याद था, हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और ऑपरेटिंग सिस्टम में पुराना टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे, वो टॉपिक क्या था? डेडलॉक। तो डेडलॉक तक हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे पढ़ना है, यही है ना? डेडलॉक से आगे चलना है। तो अब बात आती है, पिछली क्लासेस में बताए थे कि कभी भी डेडलॉक आता है तो डेडलॉक को दूर करने के लिए क्या करते हैं? उस प्रोसेस को कुछ देर के लिए कहाँ पे छुपा देते हैं? मेमोरी में। कहाँ पे छुपा देते हैं? मेमोरी में। तो अब ये क्वेश्चन हमारे सामने बनता है कि मेमोरी क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और इसका यूज कैसे करते हैं। हो गया? हाँ, हम तो बोल ही रहे हैं, तुम सुन कहाँ रहे हो? ठीक है। तो मेमोरी कितने टाइप का होता है, और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मेमोरी को मैनेज कैसे करते हैं। जैसे 2 मिनट अगर हम लोग पुराने क्लासेस की बातों की चर्चा कर लें, तो आपको बताए थे कि हमारे पास हर एक प्रोसेस का एक ही डेस्टिनेशन होता है। जाना कहाँ पे है हमको? प्रोसेसर के अंदर। लेकिन वहाँ पे समस्या है। समस्या क्या है? तो भैया, एक से अधिक प्रोसेस अगर आ जाएगा और मेमोरी कम हो तो हर कोई इसके अंदर नहीं जा सकता है ना। तो ऐसा क्या करें कि हर कोई इसके अंदर चला जाए? तो मेमोरी को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। तो एडजस्ट करने का काम कौन करेगा? तो इस एडजस्टमेंट का काम जो है वो भी संभालने के लिए कौन आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मेमोरी क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग समझते हैं। मेमोरी हमारे कंप्यूटर में जो होता है वो होता है स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन जो होता है कंप्यूटर का, हम उसे क्या कहते हैं? मेमोरी। दो तरीके का होता है, बताइए कौन कौन सा? पहला जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी। और दूसरा क्या कहते हैं? सेकेंडरी। प्राइमरी में आप लोग जानते हैं क्या आ गया? रैम आ गया, रोम आ गया, रजिस्टर आ गया। रैम और रजिस्टर आ गया, रोम नहीं, सॉरी। और सेकेंडरी में क्या हो गया? हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ये सब किस में आ गए? सेकेंडरी में। रैम आता है खाली, और एक रजिस्टर आता है। ठीक है। रोम को भी कई जगहों पे प्राइमरी में लिखते हैं, लेकिन वो प्राइमरी नहीं है, क्योंकि रोम जो होता है लाइट कटने के बाद भी डेटा स्टोर करके रख लेता है, तो उसको हम लोग वहाँ नहीं लिख सकते। खैर, तो दो होता है, प्राइमरी हो गया और क्या हो गया? सेकेंडरी। तो एक चीज़ आप जानते हैं कि हमारा जो डेटा होता है वो लार्ज फॉर्म में कहाँ स्टोर होता है? सेकेंडरी में। यानी कंप्यूटर का जो डेटा होता है वो कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क से हम उसको निकाल कर लाते हैं प्राइमरी मेमोरी में, यानी रैम में। हम उसको हार्ड डिस्क से निकाल कर कहाँ लाते हैं? रैम में। किस लिए लाते हैं? तो रैम में इसलिए लाते हैं ताकि उसका क्या हो सके? प्रोसेसिंग हो सके। यानी डेटा का जो भी प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ होता है? रैम में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। अब यहाँ समस्या है। समस्या ये है कि डेटा को उठा के लाया कैसे जाएगा?
और क्या डेटा ऐसा ही होगा, रैंडमली उठा कर ले जाएंगे? जैसे समझो इस क्लास में अगर कोई लड़का एकदम नया, जैसे मान लो भाई एक नया है हमारे पास, उससे हम कहें कि देखो क्लास में जाओ और एक लड़के को उठा कर ले आओ, तो हो सकता है रैंडमली जिसको चेहरा उसे अच्छा लगेगा उसको वो उठाएगा और बाहर लेकर चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम ये कहें कि क्लास से अविनाश को उठा कर ले आओ, तो क्या करेगा? क्लास में ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा? अविनाश को, और उसको उठाकर यहाँ से बाहर ले जाएगा। यानी पहले वाले केस में क्या हुआ? रैंडम पिकिंग हुआ, और दूसरे वाले में क्या हुआ? पर्टिकुलर पिकिंग हुआ। पर्टिकुलर पिकिंग समझते हो? किसी एक डेफिनिट को उठाया, और पहले वाले में क्या किया? रैंडमली किसी को उठा लिया। ये समस्या मेमोरी में भी आती है। इसीलिए हमारे पास जो हार्ड डिस्क होता है, आपको पता होगा कि हार्ड डिस्क जो होता है ये बक्से की तरह एक केसिंग होता है, यानी कवर होता है, उसके अंदर कसा होता है, यानी उसके अंदर पैक होता है। और उसके अंदर पैक होने पर वो कैसा दिखता है? तो अगर इस डब्बे को तोड़ देंगे तो हमें दिखेगा कि हमारा हार्ड डिस्क ऐसे गोल सर्कुलर प्लेट टाइप का है। और मान लीजिए अब हार्ड डिस्क भी दो तरीके का होता है, पहला होता है हार्ड डिस्क और दूसरा होता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें क्या होता है? हार्ड डिस्क ये बना होता है किसका? मैग्नेट का। और ये किस चीज़ का बना होता है? IC का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। तो दोनों का फायदा नुकसान क्या है पहले वो समझा देते हैं, फिर आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए ये कलम है, ठीक है, और ये कलम यहाँ से टूट जाए तो क्या इसका बाकी का हिस्सा हमारे काम का होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये टूट गया तो कहीं ना कहीं बाकी का हिस्सा भी क्या हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा, और फिर ये बेकार हो गया हमारे लिए। लेकिन मान लीजिए जैसे आपके बेल्ट है, आपका बेल्ट पहनते हैं ना आप लोग, तो बेल्ट का एक टुकड़ा कहीं से कट गया हो या टूट गया हो तो बाकी का टुकड़ा, क्या बाकी का जो टुकड़ा है वो हमारे काम का होगा या नहीं होगा? होगा। बेल्ट तो हम नहीं दिखा सकते हैं लेकिन घड़ी दिखा सकते हैं। जैसे देखो ये मेरी घड़ी है, अगर यहाँ से ये बेल्ट खराब हो गया है, अगर ये बेल्ट टूट के निकल जाए तो क्या होगा? बाकी का हिस्सा तो बचा रहेगा ना। अब वही गलती से मान लो यहाँ से टूटा होता, यहाँ से टूट गया होता, पहला 2 स्टेप टूट गया होता, तो क्या होता? यहाँ से निकाल लेते और बाकी का हिस्सा क्या करते? यूज करते। नहीं समझ रहे मेरी बात आप लोग? वही हाल है यहाँ पे भी, हार्ड डिस्क में भी। अब उसमें लगा क्या होता है? हार्ड डिस्क में मैग्नेट। तो मैग्नेट के साथ समस्या है कि अगर मैग्नेट टूट गया कहीं कोने से, मान लीजिए इस कोने से मैग्नेट टूट गया, तो यहीं पे नहीं टूटेगा, उसका क्रैक आगे तक बढ़ गया होगा। इससे कि क्या हुआ? एक मेजर हिस्सा हार्ड डिस्क का खराब हो गया। तो यहाँ पे 2 चीजें होंगी। अगर हार्ड डिस्क टूट गया तो या तो वो कहेगा हार्ड डिस्क नॉट फाउंड, या तो वो लिखेगा हार्ड डिस्क नॉट फाउंड, या तो लिखेगा मेमोरी फुल। 2 कंडीशन दिखाता है, या तो हार्ड डिस्क नॉट फाउंड या तो क्या लिखता है? मेमोरी फुल। लेकिन अब उल्टा है, ये वाला कहानी था मैग्नेट के साथ, अब उल्टा है। उल्टा क्या है कि जब हम लोग SSD बनाते हैं तो SSD भी ऐसे गोल होता है और एक बक्से में केसिंग में कवर्ड होता है। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना होता है, उसमें सर्किट बना होता है। अब सपोज करिए यहाँ से टूट गया ऐसे, तो कुछ नहीं होगा। पहली बात तो वो टूटेगा नहीं क्योंकि उसका केसिंग इससे हार्ड होता है। लेकिन मान लीजिए कोई शरारती बच्चा था, वो तोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। जहाँ से टूट कर निकला वही हिस्सा काम नहीं करेगा। यहाँ से टूट कर निकला तो ये हिस्सा काम नहीं करेगा, बाकी का सारा हिस्सा काम कर रहा होगा। इससे क्या होता है? SSD में डेटा लॉस का चांसेस बहुत कम हो जाता है। समय के साथ हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा, समय के साथ इसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसीलिए देखे होंगे पुराना कंप्यूटर जो आपका होगा हार्ड डिस्क वाला, खोलने पे बहुत धीरे धीरे चलता है। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो गया होगा, डेटा को लाने में टाइम लगता है। SSD क्या है? हमेशा जैसे ही कंप्यूटर ऑन करेंगे सारे कोने में बिजली का सप्लाई फैल जाएगा, और जैसे ही करंट गया
सर्किट ऑटोमेटिक बन जाएगा और डेटा ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसीलिए हर एक कंप्यूटर में अब हार्ड डिस्क की जगह पर SSD लगता है। हर एक जगह पे हार्ड डिस्क की जगह पे क्या लगता है, SSD लगता है। दोनों में एक बहुत कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ ये है बेटा कि हमारा हार्ड डिस्क मान लीजिए ये है, तो हर एक कोने का एक यूनिक एड्रेस होता है। हर एक कोने का यूनिक एड्रेस होता है, यानी डेटा जो स्टोर होता है इस पॉइंट पे स्टोर होता है, और इस पॉइंट का क्या होता है, नंबर होता है। पॉइंट का नंबर होता है। जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट का नंबर हो गया 11001, इसका हो जाएगा 110001, 11 4 बार 011। ठीक है, तो हमसे पूछेंगे कि सर ये नंबरिंग कौन करता है, तो नंबरिंग करने का काम जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। कैसे करती है काम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप लोग गौर किए होंगे आपके हार्ड डिस्क में ड्राइव होता है। ड्राइव समझते हैं, ड्राइव समझती हैं, एक कॉमन सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सी ड्राइव। उसके बाद क्या बोलते हैं, डी ड्राइव। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, EFGH बना सकते हैं। यानी जब कंप्यूटर को हम लोग फॉर्मेट कर रहे होते हैं या कंप्यूटर में जब OS को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उसी समय एक फाइल को कैसे स्टोर करना है उसको हम लोग बता देते हैं। किस फॉर्म में, तो उसको बताने के लिए हम लोग जब फॉर्म्स बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव। इस ड्राइव के अंदर क्या पाया जाता है, फोल्डर। फोल्डर के अंदर क्या पाया जाता है, फाइल्स। और यही फोल्डर और फाइल मिलकर एक कंपोनेंट बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी। कॉम्बिनेशन ऑफ फोल्डर एंड फाइल इज नोन एज व्हाट, डायरेक्टरी। समझ रहे हो मेरी बात। तो हर एक बेटा हर एक पॉइंट का क्या होता है, एड्रेस होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए प्रोसेसर है, वो डिपेंड करता है बेटा कि एक कंप्यूटर में कितना GB ऑफ स्टोरेज है। 1 GB में हम एवरेज मान के चलते हैं कि 1024 पॉइंट स्टोरेज होगा, क्योंकि हम इसको KB में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि 1 GB में कितना पॉइंट निकल कर आएगा, 1024। तो मान लो 10 GB का हार्ड डिस्क है, तो कितना हो जाएगा, 10,240 मेमोरी पॉइंट्स होंगे। ठीक है, लेकिन ये हर जगह सेम कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि अब हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग बनाती है। लेकिन एवरेज यही रूल है कि 1 GB में कितना होना चाहिए, 1024 पॉइंट्स। उसको आप जितना हो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। खैर, तो यहाँ पे क्या था, हार्ड डिस्क था। हार्ड डिस्क से डेटा उठकर कहाँ पे आएगा, प्रोसेसर में, प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग के लिए जब आएगा तो उससे पहले डेटा को हम लोग कहाँ रखते हैं, प्राइमरी मेमोरी में। और हमारे कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी क्या हो गया, रैम हो गया। तो मान लीजिए इस लोकेशन पर डेटा था, यहाँ से उठकर कहाँ पे आया, रैम में, और रैम से कहाँ पे जाएगा, प्रोसेसिंग में, फिर प्रोसेसिंग से कहाँ आएगा, रैम में, और रैम से फिर कहाँ जाएगा, अपने लोकेशन पर स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अरे यस नो बोलिए। कोई डाउट है किसी को? नहीं, नहीं समझ में आएगा तो बोलना है। देखिए, यहाँ तक समझ में आया कि ये डेटा, ये हमारा हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में डेटा कैसे स्टोर होता है, पॉइंट वाइज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी लोकेशंस। अब मान लीजिए एक डेटा स्टोर है, वो कौन सी जगह पर है, 11001। तो प्रोसेसिंग के लिए कोई भी डेटा आता है तो वो कहाँ जाता है, प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, तो प्रोसेसर के अंदर डायरेक्टली कोई डेटा नहीं जा सकता। यहाँ जाने के लिए किसी का मदद चाहिए। मदद कौन करेगा, तो मदद करने के लिए हमारे पास होता है प्राइमरी मेमोरी। और वो प्राइमरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर में कौन है, रैम।
तो डेटा जब यहाँ से निकलेगा, मान लीजिए 111001 से, तो सबसे पहले कहाँ पर आएगा? रैम में। और फिर रैम से कहाँ पे जाएगा? प्रोसेसर के पास। मान लीजिए यहाँ प्रोसेसिंग हो गया, तो फिर ये प्रोसेसर किसको भेज देगा? रैम को। और रैम इस बार यहाँ से उठाएगा और वापस ले जाकर यहाँ रख देगा। तो रैम मीडिएटर का काम करता है। हाँ, लेकिन इसके अलावा बाकी बच्चों को बताए हैं, हमारे पास एक और मीडिएटर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर। तो कई बार रैम अगर फुल हो गया तो वो अपना डेटा को कहाँ रख देता है? रजिस्टर में भी रख देता है। तो खैर ये कहानी हम लोग फिर से पढ़ेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल शॉर्टकट यही था हमारे पास समझने के लिए। समझ गए सब लोग? अब देखिए, अब यहाँ आपके मन में चल रहा होगा कि सर यहाँ से यहाँ पहुँचाने वाला कौन होगा? आप और हम तो हाथ से उठा के नहीं लाएंगे। और रैम से प्रोसेसर तक ले जाने वाला कौन होगा? आप और हम हाथ से उठा के तो नहीं लाएंगे। उसी चीज़ को जो लाता है, डेटा के फ्लो को रेगुलेट करने वाला जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बस। बस का काम क्या होता है? रेगुलेट्स द, हाँ लिख सकते हैं, या रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ डेटा। जो डेटा के फ्लो को रेगुलेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बस। एक सिस्टम बस होता है, मेमोरी बस होता है, एड्रेस बस होता है। तो ये क्या होता है हम लोग बाद में देखेंगे, 6 तरीके का होता है, उसको फिलहाल साइड में रखते हैं। फिलहाल हम लोग यही समझते हैं कि रैम से हार्ड डिस्क तक ले जाने का काम कौन करेगा? बस। और रैम से प्रोसेसर तक ले जाने का काम कौन करेगा? बस। ये सारी क्रियाकलाप किसके अंदर होगी या किसके देख रेख में होगी? तो ये सारा का सारा क्रियाकलाप जो होता है किसके देख रेख में होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कैसे उठाओगे, कहाँ छोड़ोगे, फिर कहाँ से उठाओगे, कहाँ छोड़ोगे। क्लियर है? अब यहाँ समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि जैसे मान लीजिए, एक ट्रू एग्जाम्पल समझते हैं, इसी एग्जाम्पल हम समझाने की कोशिश करते हैं। 110011, यहाँ पर 11001, यहाँ पे जो फाइल है, मान लीजिए इस फाइल का जो साइज है वो मान लेते हैं 2 GB ज़्यादा हो गया, 1 GB है। दिख रहा है सबको ब्लू इंक में? 1 GB है। और 110001, इसका जो साइज है ये 1.5 GB है। ठीक है? और दोनों का प्रोसेसिंग साथ में करना है। दोनों का प्रोसेसिंग क्या करना है? यानी जो बेटा फाइल हमको लेकर जाना है उसका साइज होगा 2.5 GB। उसका साइज क्या होगा? 2.5 GB। लेकिन समस्या हमारे साथ ये है, हमारे पास जो रैम है वो 2 ही GB का है। हमारे पास जो रैम है वो कितने GB का है? 2। तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? हाँ ठीक है, मान लीजिए वर्चुअल रैम बना सकते हैं। तो देखिए बहुत सारा उपाय बताया। जैसे एक बच्चा बताया हमसे कि सर हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर में रख देंगे। तो रजिस्टर हम बनाए थे ना यहाँ पे, यहाँ बना देते हैं वापस से। यहाँ पे रजिस्टर है, मान लीजिए रजिस्टर है। तो प्रोसेसिंग दोनों का जब होगा तो साथ में होगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जब दोनों का साथ में होगा तो क्या होना चाहिए? दोनों साथ में यहाँ आना चाहिए रैम में। लेकिन रैम का जो साइज है वो कितना है? 2 ही GB है। तो वो 2.5 GB एडजस्ट कैसे करेगा? तो एक बच्चा बोला कि सर हम क्या करते हैं, कुछ डेटा को रजिस्टर में रख देंगे, कुछ डेटा को रैम में रख देंगे। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि सर एक फाइल को कहाँ रख दीजिए, 1 GB वाला रैम में रख दीजिए और 1.5 GB यहाँ रख दीजिए, या उल्टा कर सकते थे 1.5 GB यहाँ रख दीजिए, 1 GB यहाँ रख दीजिए। यही ना कह रहे थे? लेकिन दोनों का तो मिलन हुआ ही नहीं। तो मिलन नहीं हुआ तो प्रोसेसिंग कहाँ से होगा? तो फिर हमारा काम अटक गया।
अब एक बच्चा बोला हमसे कि सर हम लोग वर्चुअल रैम बना देंगे, यानी रैम का कैपेसिटी बढ़ा देंगे। तो आपको बता दें, आपको हमेशा जब कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो कहा जाता है, या एंड्रॉयड फ़ोन खरीदेंगे तो कहा जाता है ज़्यादा रैम का खरीदो, 4 GB। 4 तो अब खरीदता ही नहीं कोई भी, 6 और 8 खरीदता है। यही होता है ना कि 6 GB या 8 GB का ले लो। या ऐसा भी होता है, जो बच्चे जानते हैं, कई बार क्या करते हैं हम लोग पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर में रैम बना सकते हैं। पता है आपको? नहीं तो हम आपको बता दें, हम लोग कई बार क्या कर सकते हैं कि पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके आप रैम बढ़ा सकते हो। उसी को बोलते हैं हम लोग वर्चुअल रैम। पूछो मेरे से, क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे आप? हाँ, बढ़ जाएगा। उसका बनाने का तरीका होता है, जैसे आप जानते हैं कि पेन ड्राइव को हम लोग बूटेबल बना सकते हैं। एक मिनट, पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं, जानते हैं? बूटेबल का मतलब कि हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके फॉर्मेट कर सकते हैं सिस्टम। यानी पेन ड्राइव लगाएंगे और सिस्टम जैसे ही ऑन करेंगे, एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हम यहाँ पेन ड्राइव लगा देते हैं, ठीक है तो नहीं, मेरे पास नहीं है अभी। हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पेन ड्राइव लगाते, इस सिस्टम को बंद कर देते, और जब ऑन करते तो मेरे पेन ड्राइव में पहले से एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता। हम मान लेते हैं विंडोज़ 11, तो हम जैसे ही ऑन करते ना तो यहाँ हमसे पूछता कि डू यू वांट टू इंस्टॉल विंडोज़ 11। हम क्लिक कर देते, विंडोज़ 11 अपने आप यहाँ इंस्टॉल हो जाता। उसी को हम लोग कहते हैं बूटेबल पेन ड्राइव। वो आपके ऊपर है। अगर आप गौर किए होंगे पुरानी क्लास में तो आपको हम बताएं, हम एक साथ मल्टीपल OS चला सकते हैं। तो अगर आप फाइल डिलीट नहीं करेंगे, उसी में इंस्टॉल कर देंगे, तो पुराना वाला भी रहेगा और नया वाला। और आप चाहते हैं कि डिलीट कर दें तो फॉर्मेट करके आप नया ला सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग अपने पेन ड्राइव को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 8 GB रैम का, माफ़ी चाहते हैं, 8 GB का एक पेन ड्राइव है, तो उस 8 GB के पेन ड्राइव को आप 8 GB रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा जिसको आपको अपने पेन ड्राइव में डाल के रखना है। तो अगर आप उसको पेन ड्राइव में डाल कर रखेंगे तो जैसे ही आप यहाँ लगाएंगे उसमें कोई फाइल सेव नहीं होगा, लेकिन आपको ये प्रतीत होगा, आपको ये फील होगा कि आपके कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो गया है, बढ़ गया है। उसी को हम लोग कहते हैं वर्चुअल रैम। कब यूज़ करते हैं? तो जब मान लीजिए किसी IT कंपनी में जाएंगे, या कभी आपको हार्डवेयर मेंटेनेंस का काम मिला और आपको एक पुराना सिस्टम मिल गया, आपको लगता है कि आपका सिस्टम अब कभी ये बन नहीं सकता, तो वहीं पे हम लोग वर्चुअल रैम बनाते हैं पेन ड्राइव लगा के, ताकि जो डेटा है खाली वो इतना कर सके कि उस सिस्टम से कॉपी करके दूसरे में जा सके। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा जब मूवी देखते हैं तो एक हैकर आता है, पेन ड्राइव लगा देता है और सिस्टम बहुत जल्दी जल्दी काम करने लगता है, सारा डेटा ऊपर से करता है ना ऐसे, तो हम लोग लगता है कि अरे क्या हो गया। तो वो भी कहीं ना कहीं हम लोग को वर्चुअल रैम बनाकर दिखाता है कि भैया हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ किए कि सारा डेटा एक पुराने कंप्यूटर से या एक सड़े कंप्यूटर से हमारे डेटा स्टोरेज डिवाइस में जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो खैर वो अलग कहानी है। तो एक बच्चा हमसे ये बताया कि सर हम लोग वर्चुअल रैम बना देंगे, लेकिन जैसे देखिए आप ही लोग के बीच कन्फ्यूज़न आ गया कि वर्चुअल रैम हम लोग बनाएंगे कैसे, तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है ना कि वो अपने पास 2 कॉन्सेप्ट लाती है। पहला कॉन्सेप्ट कहती है स्वैपिंग, या पहला ही कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, दूसरा नहीं बताते। वो एक कॉन्सेप्ट लाती है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या, स्वैपिंग। वो कहती है कि हम क्या करेंगे, मेमोरी स्वैप कर देंगे। स्वैप का मतलब क्या होता है, या तो एक के ऊपर एक रख देंगे, हाँ एक के ऊपर एक रख देंगे कंप्रेस करके। दूसरा वो कहती है कि अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। बताए थे ना इसके बारे में, अरे ये सुनो, एक प्रोग्राम को क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। पहला टुकड़ा प्रोसेस होगा, कहानी खत्म, इसको बाहर निकाल देंगे। फिर किसको लाएंगे, दूसरा टुकड़ा, फिर किसको लाएंगे, तीसरा टुकड़ा, फिर किसको लाएंगे, चौथा टुकड़ा। और सबका सॉल्यूशन का जो आंसर है
इसी रैम में स्टोर करते जाएंगे, खाली आंसर सेव होगा। प्रोग्राम को लाओ, प्रोसेस करो, फेंक दो बाहर, लाओ, प्रोसेस करो, फेंक दो बाहर, लेकिन आंसर को क्या करो, एक जगह स्टोर करके रखो। और लास्ट में सारे आंसर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे, जिससे कि कंप्लीट प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा। यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैपिंग बोलते हैं। स्वैपिंग भी दो तरीके का होता है, स्वैप इन एंड स्वैप आउट, जिसको हम लोग रोल आउट भी बोलते हैं। तो ये पूरी क्या कहानी है, इसी कहानी को हम लोग को पढ़ना है कहाँ पे, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। इसी पूरी कहानी को हमें जानना है कहाँ पे, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? अरे यस नो तो बोलिए, बहुत लोग सो गए हैं। खैर, तो ये सारा काम जो है, हम फिर से रिपीट कर दें, मेमोरी मैनेजमेंट का जो काम करता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको एक फीचर मिलेगा, वो होगा मेमोरी मैनेजर। वो कौन होगा, मेमोरी मैनेजर। यही मेमोरी मैनेजर जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा कहाँ रखना है, किसको भेजना है, एड्रेस नंबर क्या होगा, एड्रेस नंबर कैसे चेंज करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना एक चमचा बनाकर रखा है, और उस चमचे का नाम क्या है, मेमोरी मैनेजर। सारा का सारा मेमोरी देखने का काम कौन करता है, मेमोरी मैनेजर। किसके अंदर पाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। किसको किसको रेगुलेट कर सकता है, तो दोनों तरीके के मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को भी और सेकेंडरी को। क्लियर है? तो जो अभी तक बताए हैं इसका छोटा सा पॉइंट बनाइए, कॉपी पे हेडिंग डालिए। मेमोरी नहीं, प्रोग्राम को। आप किस सेमेस्टर में हैं पहले ही बताइए? थर्ड सेमेस्टर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हैं? अच्छा कोई बात नहीं, शर्माना नहीं। देखिए सब लोग वैसे ही बैठे हैं, हम भी वैसे ही हैं। तो आप कौन सा लैंग्वेज पढ़े हैं? सी पढ़े हैं। सेकेंड सेमेस्टर में ही होगा आपके यहाँ? फर्स्ट में ही सी है आपके यहाँ, सेकेंड में क्या है, और थर्ड में जावा। ठीक है, फर्स्ट में और क्या क्या आप पढ़े हैं? थोड़ा 2 मिनट हम इनसे बात कर ले, फिर हम लोग आगे चलेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट था आपका? ठीक है, हाँ नहीं, हमको खाली कंप्यूटर के फील्ड से बताइएगा। ठीक है, 2 हो गया, और सी था। अच्छा आगे आइए, सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या था कंप्यूटर में? ठीक है, कोई बात नहीं, अब थर्ड में आते हैं। ALP था? नहीं, थर्ड में क्या था? DS। DS किस पे है, सी पे या C++ पे? ठीक है, और नेटवर्क्स था, और बस 2 ही। ठीक है, देखिए ये जो बच्चे बैठे हैं पुराने, ये वाले हमारा साथ देंगे, ये जानते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, XY + 7X + Z = 0। ठीक है, दूसरा कहता है X + 2X + 1 = 0। इन दोनों को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालना है किसका, X, Y और Z का। निकाल सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए हम सॉल्व करें तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, X का। यानी पहले स्टेप में आप किसका वैल्यू निकाल लिए, X का। दूसरे में बेटा क्या करेंगे, आप X वाली वैल्यू को डाल देंगे पहले इक्वेशन में, तो आपको Y का एक वैल्यू निकल सकता है। और वहीं से अगर इन दोनों को सॉल्व कर दें तो Z का वैल्यू निकल सकता है। तो अगर हम लोग कहें तो इस पूरे इक्वेशन को या इस क्वेश्चन को हम लोग 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, और तीनों को मिला देंगे तो चौथा स्टेप जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, उसी तरीके से जब आप कंप्यूटर में एक प्रोग्राम लिखते हैं, सी इन सी आउट यूज करते होंगे ना आप लोग।
तो हम जो भी लिखे, उल्टा सीधा जो भी लिखे, लेकिन आप लोग सी इन सी आउट लिखते हैं, हेडर फाइल लिखते होंगे यहाँ पे, मान लीजिए कुछ भी, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर आपका रिटर्न 0 आ गया, या यहाँ पे कुछ प्रोग्राम आपका खत्म हो गया, तो ये पूरा का पूरा बेटा जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के लिए ये क्या है, हाई लेवल, तो इसको ये कन्वर्ट किस में करता है, लो लेवल लैंग्वेज, यानी 0 एंड 1 में कन्वर्ट करने का काम में कौन मदद करेगा, दो, हाँ वेरी गुड, या तो कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर। अब बताइए कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या है। तो कंपाइलर जो होता है ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, मान लीजिए आप सी या सी प्लस प्लस में लिखे होंगे, हाँ सी या सी प्लस प्लस में लिखे होंगे, तो यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है। तो कंपाइलर का काम क्या होता है, ऑल इन वन गो, एक ही बार में सारा का सारा डेटा चेक कर लेता है, कोई एरर है या नहीं, और उसके बाद तुरंत कन्वर्ट कर देता है किस में, लो लेवल यानी बाइनरी 0 एंड 1 में। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता है, लाइन बाय लाइन चेक करेगा, पहला लाइन चेक करेगा, सही मिला तो ठीक है, नहीं तो हाँ पास, दूसरा लाइन पे आएगा और दूसरे में एरर आ गया, जैसे उल्टा लिख दिए, तो क्या करेगा, यहीं रुक जाएगा, ठीक है, फिर आप इसको सही करिए तब आगे बढ़िए। इंटरप्रेटर जो होता है बेसिकली अभी यूज हो रहा है रिसेंटली पाइथन में, पाइथन आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, बताया जाएगा बेसिक्स। और सी सी प्लस प्लस में जो यूज होता है या जावा में होता है वो क्या होता है, कंपाइलर होता है, ठीक है। अब इन दोनों चीज को अगर आप समझ गए होंगे, एक और नेक्स्ट एस्पेक्ट समझिएगा, या यहीं पे समझ सकते हैं। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो कंप्यूटर जब इसको हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है, तो कन्वर्जन या तो एक बार में कर देता है या तो टुकड़ों में करता है, ठीक है। एक बार में करता है तो कौन करता है, कंपाइलर, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कौन करता है, इंटरप्रेटर। ये तो मामूली सा डेफिनेशन है, लेकिन जब हम कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो वो कंपाइलर ही क्यों ना हो, अगर यहाँ पे 50 स्टेटमेंट लिखा है तो 50 को वो एक बार में 0 एंड 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकता। आप कभी गौर किए होंगे, प्रोग्रामिंग जो किए होंगे, आप अगर F5 दबा दें या रन का ऑप्शन आता है उसको दबा दें, F11 तो F5 पाइथन में आता है और 11 C++ के लिए, तो आप वहाँ रन का ऑप्शन भी दबा देंगे ना, तो भी इसको कन्वर्ट होने में या रन होने में कुछ सेकेंड्स का टाइम लगता है। गौर किए हैं कभी, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, उसके बाद हो सकता है कि वो आपसे कुछ इनपुट ले, एंटर द वैल्यू ऑफ x ऐसे, और उसके बाद वो क्या करके दिखाता है, आउटपुट दिखाता है। यानी बेटा पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन एक बार में कन्वर्ट नहीं होता है, वो किस में होता है, पार्ट वाइज होता है, स्टेप्स में होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सी या सी प्लस प्लस जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है, पढ़े होंगे आप लोग, प्रोसीजरल है, क्या होता है, वो एक प्रोसीजर को फॉलो करता है, 2 लाइन 3 लाइन एग्जीक्यूट होगा, इनपुट लेगा, फिर आगे जाएगा। तो होता क्या है ना कि जब ये एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो इसको कहाँ पे स्टोर करना होता है, रैम में। तो हमारा प्रोसेसर यही करता है, मान लीजिए पहला 10 लाइन तक एग्जीक्यूट हो गया तो क्या करेगा, रैम से निकालेगा और ले जाकर कहाँ स्टोर कर देगा, हार्ड डिस्क में। फिर 11वां से 20वां लाएगा कहाँ पे, प्रोसेसर में, फिर इसको निकाल के कहाँ रख देगा, हार्ड डिस्क में, फिर उसके आगे लाएगा कहाँ रख देगा, हार्ड डिस्क में। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो होता है बेटा एकदम ब्लिंक ऑफ आई, आंख बंद करने की स्पीड से होता है, बहुत फास्ट होता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि अच्छा टाइम लग रहा है। आप लोग भी तो गौर किए होंगे ना, प्रोग्राम रन करने के बाद क्या लगता है, टाइम लगता ही लगता है, कुछ सेकेंड्स का लगेगा ही। तो उसमें क्या होता है, डेटा आता है, सेव होता है, फिर जाता है, आता है, सेव होता है, फिर जाता है। उसी को हम बता रहे थे कि यहाँ पे वो किस तरीके से होता है, टुकड़ों में होता है, पार्ट वाइज में होता है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है, हम लोग इसके पहले पढ़े हैं, ये बच्चे बताएंगे आपको, एक टुकड़े को कहते हैं। ये पूरा का पूरा टुकड़ा जो होता है प्रोसेसिंग में जब आता है, ये वाला पूरा का पूरा जब प्रोसेसिंग में आता है तो कहलाता है क्या, प्रोसेस। और ये सारा का सारा टुकड़ा जो हो गया ये सब क्या कहलाएगा, सब प्रोसेस।
क्या कहलाता है? सब प्रोसेस। अब ये बड़ा टुकड़ा हो गया क्या? प्रोसेस। इसका छोटा टुकड़ा क्या कहलाया? सब प्रोसेस। और जब प्रोग्रामिंग होता है या प्रोसेसिंग होता है तो ये सब आपस में बात करते हैं। उसी बातचीत के तरीका को हम लोग क्या कहते हैं? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। वहीं पर कई बार लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई होती है तो कौन सा फेज आता है? डेडलॉक। उसी डेडलॉक को दूर करने के लिए एक कंडीशन हम लोग पढ़े हैं, वो है म्यूटेक्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो थोड़ी सी लंबी कहानी है, तो हो सकता है कहीं शुरू में आप मिस कर जाएं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपको पकड़ में वो आ जाएगा। और डाउट होगा तो आप ऐसे पूछते रहिएगा, पूछिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका जवाब शायद हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा डेटा कभी सेफ नहीं हो सकता। हम आपसे अगर चर्चा का विषय है तो दो तरीके से कर सकते हैं, फिर हम लोग आएंगे लिखने वाले पॉइंट पे ही। मान लीजिए डेटा को आप स्टोर करेंगे, लॉजिक सोचिएगा, तो मान लीजिए हम पहला कंप्यूटर में करेंगे, तो बेटा कंप्यूटर में हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो सकता है? हार्ड डिस्क। और एक हमारे पास बाबू बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। बताए थे? क्लाउड बताए थे आपको? हाँ, तो हम लोग क्लाउड में स्टोर करते हैं। तो क्लाउड का एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताए होंगे, गूगल ड्राइव। और सबसे बड़ा मार्केट जो है ड्राइव का, वो कौन पकड़ा है अभी? AWS। बहुत सही बोला बच्चा, अमेजन वेब सर्विसेज। जो आप अमेजन से शॉपिंग करते हैं ना, वही आपको देता है AWS का सर्विस, अमेजन वेब सर्विसेज। हर कोई लिमिटेड देता है, ड्राइव भी लिमिटेड देता है। होता क्या है कि हमको आदत पकड़ाई जाती है कि भैया तुम क्लाउड में स्टोर करो, और उसके बाद आपसे 200 रुपया 300 रुपया चार्ज करेंगे 1 साल के लिए। फिर उसके बाद आप 500-1000 रुपया दे के 6 महीने का या 6 साल के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा घाटा क्या है कि 2 लोग देख सकते हैं आपका डेटा। पहला, जिसको यूजर आईडी देंगे वो देख सकता है, और दूसरा, जिसके यहाँ आप स्टोर किए हैं वो देख सकता है। तो डेटा तो हमारा सिक्योर नहीं हुआ। अब बचा हमारे पास क्या? हार्ड डिस्क। जब तक ये हार्ड डिस्क इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तब तक उस डेटा पे पकड़ किसका है? मेरा है। और जैसे ही बेटा उस हार्ड डिस्क को इंटरनेट मिला, फिर वो डेटा मेरे कस में नहीं है, मेरे से वो बाहर निकल चुका है। कोई भी ले सकता है, थर्ड पार्टी। अब जैसे एक बहस छिड़ी कौन ले सकता है, तो एक छोटा सा हाँ ठीक है, हम बताएंगे 2 मिनट। मान लीजिए आप लोग क्या किए कि गूगल क्रोम खोले। अब गूगल क्रोम पे आप यहाँ पर एक छोटा सा कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। मान लीजिए हम ओपन कर रहे हैं IRCTC, तो irctc.co.in आया। तो आप गौर करेंगे यहाँ पर पूछता है तुरंत एक्सेप्ट कुकीज। देखे हैं, एक्सेप्ट कुकीज का ऑप्शन आता है। कुकीज क्या होता है? तो कुकीज जो होते हैं वो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं। कुकीज जो होते हैं वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, या कोड्स कह सकते हो या सॉफ्टवेयर कह सकते हो, कुछ भी अपनी सुविधा अनुसार। वो खाने वाला बाबू होता है न्यूक्लियस मॉल में, यहाँ नहीं। वहाँ हम लोग PVR में जाकर खिलाते और खाते हैं कुकीज़। यहाँ पे हम लोग बर्बाद हो जाते हैं कुकीज़ के साथ। ये कुकीज़ क्या करता है? 3 तरीके का होता है, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी और सेशन ट्रैकिंग। फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, सेशन ट्रैकिंग। वैसे इतना डीप तो हमको नहीं जाना था, लेकिन चलिए हम लोग बात कर रहे हैं तो जान जाएं। फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, सेशन ट्रैकिंग। फर्स्ट पार्टी क्या होता है? हर वो वेबसाइट जो बनाता है वो अपना कुकीज देता है। क्यों देता है वो समझिएगा। हमारा जो वेबसाइट बना, मान लेते हैं हम रांची में बैठे हैं इस इंस्टीट्यूट कैंपस के अंदर, ये हमारा कंप्यूटर है, हम इसमें वेबसाइट बनाएं, ठीक है। सारा डेटा हमारा कहाँ स्टोर होगा? इसमें होगा। तो जहाँ पे डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वर। अब ये जो क्रोम खुला है, मान लेते हैं बेंगलुरु के किसी कंप्यूटर पे खुला है, तो जो हमारा पेज देख रहा होगा वो कौन होगा? क्लाइंट। क्लाइंट के लिए सबसे बड़ा कंडीशन होता है कि कभी भी क्लाइंट आएगा
तो उसके कंप्यूटर में एक चीज़ होना चाहिए, वो होता है वेब ब्राउज़र। यानी वेब ब्राउज़र के बिना कोई क्लाइंट नहीं काम कर सकता, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आता है एग्जाम्स में भी। वेब ब्राउज़र के बिना क्लाइंट नहीं काम करेगा। अब होता क्या है, डेटा ट्रांसफ़र होगा कहाँ से, सर्वर से क्लाइंट तक। तो कभी भी गौर करेंगे, जब पहली बार आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो कितना हो फास्ट आपका इंटरनेट हो, वो स्लो खुलता है। लेकिन जब आप उसको दूसरी बार खोलेंगे, तीसरी बार खोलेंगे, तो वो बहुत जल्दी लोड हो जाता है, बहुत फास्ट खुल जाता है। किसकी वजह से होता है, कुकीज़ की वजह से। अब भैया यहाँ बेंगलुरु वाले कंप्यूटर को कैसे पता है कि रांची से डेटा चुरा कर लाना है या रांची से डेटा लेकर आना है इस कंप्यूटर पे? तो ये बताने का काम कौन करता है, कुकीज़। ये आपका डेटा रख लेती है, कौन कौन सा, आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जानते हैं, यूनिक एड्रेस होता है हर सिस्टम का, तो ये स्टोर कर लेता है। तो अगली बार जब इसको डेटा यहाँ से लाना है तो पता है कि अच्छा ये आईपी एड्रेस है, इसका रास्ता ये है, तो जल्दी से आपके कंप्यूटर में लोड कर देता है। ये होता है फर्स्ट पार्टी कुकीज़। और हर वो इंसान जो अपने वेबसाइट को फास्ट काम कराना चाहता है, वो इंस्टॉल करके रखता है या बना कर रखता है, वो क्या होता है, फर्स्ट पार्टी कुकीज़। दूसरा होता है सेशन ट्रैकिंग। कभी फॉर्म भरते होंगे तो लिखता होगा कि कंप्लीट द फॉर्म इन 10 मिनट्स, देखे हैं कभी, या कंप्लीट द फॉर्म इन 20 मिनट्स। या कभी देखेंगे ऐसा भी होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो भैया अगर एग्ज़ाम का टाइमिंग 10 बजे शुरू होता है तो आप 10 बजे ही लॉगिन कर सकते हैं। अगर 9:59 पे करोगे तो नहीं होगा। उस केस में हम यूज़ करते हैं किसका, सेशन ट्रैकिंग का। यानी देखना हो कि कौन कितने बजे लॉगिन कर रहा है, कितनी बार लॉगिन किया, उस डेटा का हिसाब रखना होगा, तो कौन करता है, सेशन ट्रैकिंग। ये हर सॉफ्टवेयर वाला यूज़ नहीं करता, लेकिन जहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हो या जहाँ पे एग्ज़ाम्स की बात करते हो, वहाँ पे ये यूज़ होता है। लास्ट जो है वो है थर्ड पार्टी कुकीज़। थर्ड पार्टी कुकीज़ बहुत कॉमन है मार्केट में। मान लीजिए ये मैडम है, मान लेते हैं कि ये अमेज़न की मालकिन है। हाँ, मान लिए हम जो हैं एक अपने नाम से आशुतोष तिवारी सर कंप्यूटर, अपने नाम से एक वेबसाइट बना लिए, ठीक है, हम आशुतोष तिवारी सर कंप्यूटर के नाम से एक वेबसाइट बना लिए। हाँ, अब हमारे वेबसाइट पे दिख रहा है अमेज़न को कि हर दिन में 400-500 लोग आ रहा है, ठीक है, और वहाँ पे वो भी देख रहा है कि 400-500 लोग आ रहा है, तो वो 400-500 लोग कुछ खरीद रहा है या कुछ देर तक रुक रहा है। तो अमेज़न क्या करेगी, आईटी कंपनी जो आईटी टीम है इसका हमसे कांटेक्ट करेगा, ए भैया देखो तुम्हारा कौन कौन सा वेबसाइट लोग देख रहा है, उसका डेटा हमको बेच दो, या तो तुम हमको राइट्स दो, हम अपना एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे तुम्हारा वेबसाइट पे। बदले में जितना यूज़र आएगा हर यूज़र पर 2 रुपया देंगे, 3 रुपया देंगे, 4 रुपया देंगे। ये काम जो करता है वो कौन कहलाता है, थर्ड पार्टी कुकीज़। और मार्केट पूरा का पूरा थर्ड पार्टी कुकीज़ का है। ये वो आपका डेटा खरीदती है। और ये कुकीज़ वेबसाइट के साथ ही नहीं होता, अब आपके साथ भी होता है। जैसे आप सर्च इंजन पर देखिएगा, मिंत्रा में जाकर आप ढूंढ लीजिए ब्लू शर्ट, देखिएगा फ्लिपकार्ट, अमेज़न, फेसबुक, इंस्टा, सब जगह आपको ब्लू शर्ट दिखने लगेगा। क्यों हुआ, क्योंकि यही हुआ कि कुकीज़ जो था वो आपका डेटा क्या किया, बाकी कंपनियों को बेच दिया, और उसी बेसिस पर आपको क्या दिखाया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है। अब ये डेटा का एनालिसिस कौन करता है, ब्लू शर्ट ही चाहिए इसको, रेड शर्ट ही चाहिए, तो एनालिसिस करने के लिए पीछे बैठा होता है एक डेटा साइंटिस्ट। आप सुने होंगे डेटा साइंटिस्ट बहुत बड़ा आज मार्केट पकड़ा है। कैसे कर सकते हैं, तो पहले ये काम होता था एक्सेल में, अब बहुत आसान हो गया है, अब ये काम होता है पाइथन में कोडिंग से। जितना जितना टाइम लगता है उंगली पे गिनना ऐसे मेरे लिए, उतना ही टाइम पता लगाने में लगेगा कि कितना आदमी है जिसको ब्लू शर्ट चाहिए और उसका आईपी एड्रेस क्या है, भेज दो एडवर्टीजमेंट। तो मिंत्रा एडवर्टीजमेंट दिखाएगी, अमेज़न एडवर्टीजमेंट दिखाएगी। तो ये मार्केट है। तो ये सारा का सारा मार्केट कवर कौन करता है, कुकीज़ करता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है आपसे, या बताया गया होगा कि आप अपने कंप्यूटर का टेम्प फाइल डिलीट करते रहो।
टेम्प फाइल जानते हैं? नहीं जानते। टेम्पोररी फाइल जिसको बोलते हैं। आपसे हमेशा कहा जाएगा कि टेम्प फाइल, रन विंडो में जाओ, टेम्प फाइल डिलीट कर दो। टेम्पोररी फाइल या %टेम आता है, दोनों डिलीट कर दो। इससे क्या हुआ, जो कुकीज़ हैं वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे। हाँ, तो हम लोग डेटा की बात कर रहे थे। तो बाबू डेटा हमारा कभी भी सेफ नहीं हो सकता। कहीं भी इंटरनेट कनेक्शन देंगे तो उसका जाना जाना क्या है, तय है। तो उसको बचा कैसे सकते हैं? तो बचाने का एक ही तरीका है, उसकी कीमत लगा देते हैं, बेच देते हैं। अब आपको हम बता दें कि कोई भी समझदार आदमी होता है, आप देखेंगे अगर दरोगा वगैरह भी कहीं मिल जाएंगे आपको, भले वो टेक्नोलॉजी ना समझ पाए, लेकिन देखिएगा उनको एक छोटा वाला कीपैड वाला फ़ोन दिया जाता है। क्यों? इसीलिए कहा जाता है कि भैया आप इसको रखिए, इसी पे बात करिएगा, हम ना आपको ट्रैक कर पाएंगे ना आपका कुछ पढ़ पाएंगे। एक बड़ा फेमस कहानी हुआ है, अभी हम बताएंगे नहीं कैमरा पे, जब ख़त्म कर लेंगे क्लास तो बताएंगे। एक दरोगा बाबू ऐसे ही फंस गए हैं यूपी में। लड़के लड़कियां भी हम लोग बहुत ऐसे काम करते होंगे, मैसेज भेज दिया व्हाट्सएप पे, फिर डिलीट कर लिए, हमको लगा कि मैसेज डिलीट हो गया। डिलीट नहीं होता है। 2 मेजर कांड है इंडिया का, आपको बताए होंगे। वो हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हम 2 चीज़ बताएंगे, एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है और मैसेज लीक क्या होता है, एक एक करके। मैसेज लीक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो, हाँ नहीं, हम एक एग्जाम नहीं ज़रूरी है, मेमोरी पढ़ा रहे हैं तो जानना ज़रूरी है, क्वेश्चन बनता है, तब तो हम ओएस में बेसिक्स के साथ कुछ बताएंगे। हाँ खैर, अब देखो बोर्ड पे, मान लीजिए एक व्हाट्सएप पे आदमी है ए, ये बात किससे कर रहा है, बी से। तो हम लोगों से कहा जाता है कि आपका चैट जो है वो एनक्रिप्टेड है। एनक्रिप्टेड है बेटा, एनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है ना कि हम यहाँ से 1 2 3 लिखे तो यहाँ पर ये किसी कोडेड लैंग्वेज में जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 के फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कोई तीसरा इंसान आकर नहीं पढ़ सकता, यानी कोई सी आके नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ से जब आप डेटा भेजे तो डायरेक्टली ए से बी नहीं गया, वो ए से निकला, सर्वर में सेव हुआ, और सर्वर से निकला फिर बी में आया। है नहीं, ये बहुत सही क्वेश्चन था कि सर क्या सर्वर जो है वो एनक्रिप्ट डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है? तो अगर नेटवर्किंग पढ़े होंगे तो बेटा जब एक मैसेज जाता है एक जगह से दूसरे जगह तो वो अपना की लेकर जाता है, फैक्ट है। तो जब यहाँ से भी बेटा निकलेगा तो वो की कहाँ जाएगा, सर्वर के पास, और सर्वर से आएगा किसके पास, बी के पास। तो सर्वर हर की को सेव करता है। और इसका 2 बहुत रीजन आप हमसे पूछेंगे, 2 मेजर कांड हमारे यहाँ दिखा। पहला दिखा, आप लोग सुने होंगे, शाहरुख खान का बेटा था, फंस गया था ड्रग्स स्कैंडल में, उसको भी इसी से ट्रैक किया गया, उसी के चैट से। और आप लोग सुने होंगे राज कुंद्रा वाली कहानी, हाँ, सुष्मिता सेन, क्या नाम है उनके पति वाइफ का, हाँ शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड हैं। तो वो भी, उनका भी चैट ऐसा ही पकड़ाया। तो आपको और हमको लगता है कि सर हम यहाँ से यहाँ भेजे, यहाँ से यहाँ भेजे, डिलीट फॉर एवरीवन कर दिए, तो यहाँ भी डिलीट हो गया, यहाँ भी डिलीट हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा डेटा कहाँ पे स्टोर है, सर्वर में। और मज़ेदार बात बताएं, जो आप लोग भेजते हैं इमेजेस 1 टाइम वाला, उसमें आपको लगता है कि डिलीट हो गया यहाँ से, तो यहाँ से भी हो गया, नहीं, वो भी कहाँ सेव है, सर्वर में। तो आपको पकड़ना बहुत आसान है। होता क्या है ना, आज तक क्या होता था, अभी तक क्या हो रहा है कि ये सर्वर जो है वो कहीं अब्रॉड है, मान लेते हैं पाकिस्तान में है, कहीं, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं रांची में, हम एक मैसेज भेजे, नाम बताओ बेटा अपना, अंजलि मान लो कहीं पे है दिल्ली में,
तो अंजलि दिल्ली में है। हम ऐसा कुछ अभद्र मैसेज भेजे जो अंजलि को लगा कि नहीं ये ऑब्सीन है, ये गलत है, ये चली गई आईटी कंपनी के पास, सॉरी आईटी थाने में, साइबर थाने में चली गई, कंप्लेन कर दी, देखो भैया रांची से एक आदमी हमको मैसेज भेजा है, हम डिलीट भी कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, जाके हमारा नंबर बताएगी। वो आईटी सेल वाला क्या करता था पहले, क्यों खाली कंप्लेन रख लेता था, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भैया हम डेटा कंप्लेन रख लिए, कंप्लेन रखने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, तो क्लियरेंस के लिए भेजना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स ट्रांसफ़र करेगी पाकिस्तान के एम्बेसी को, और एम्बेसी भेजेगा व्हाट्सएप को, फिर व्हाट्सएप वहाँ से डेटा लाएगा, एमएचए को देगा, हमको मिलेगा, तब हम कुछ कर पाएंगे। तो सन 2020 में ही लागू हुआ था आईटी एक्ट, 22 में अमेंडमेंट आया, और हर कंपनी से कहा गया है, जितना भी सोशल साइट चलाने वाली कंपनी है, सबसे कहा गया कि अपना ऑफिस तुम बनाओ इंडिया में। हर सोशल साइट की कंपनी का ऑफिस होना चाहिए इंडिया में। ट्विटर का अपना कंपनी है बेंगलुरु में, मेटा का अपना कंपनी है बेंगलुरु में। तब कुछ भी होगा तो दिल्ली में बैठी लड़की अपने नियरेस्ट थाने में जाके कंप्लेन की, थाना वाला तुरंत एगो मेल भेज देगा, किसको? उस कंपनी के जो इंचार्जेस होंगे, ऑफिसर्स होंगे, उनको। विद इन मिनट्स उस ऑफिसर का काम यही है कि तुम डेटा प्रोवाइड करो, और डेटा आया, एक्शन तुरंत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठा इंसान जो है उसके पास उस सर्वर का आईडी पासवर्ड है, तो आप बच ही नहीं पाएंगे। अब गवर्नमेंट मोदी जी तो इतने टाइट कर दिए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं वो सब नहीं होगा। हमारा आदमी अगर मोहल्ला में चैट कर रहा है, इंडिया का आदमी इंडिया में चैट कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, तो तुम भैया अपना सर्वर ले आओ, यहीं लगाओ इंडिया में, ताकि तुम कल को ही नहीं कह पाओगे नहीं मेरा ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, तुम आईडी पासवर्ड से चेक नहीं कर पा रहे, हम देख कर आते हैं वहाँ से, या आने में टाइम लगेगा। तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इस पर, वो कहती है कि सर्वर इंडिया का डेटा है तो कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में ही होना चाहिए। लेकिन हम बताएं तो फिलहाल वो फिजिबल नहीं है, उसमें क्या उसका ड्रॉबैक है वो अलग कहानी है, हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों को हम सतर्क करना चाहें, आपको अगर लगता है कि आप बच जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। आप तब तक बचे हैं जब तक अगला आपको बचा रहा है, कोई भी हो, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टिंडर, एक्स, कुछ भी। आप तब तक बचे हैं जब तक अगला आपको बचा रहा है। जिस दिन वो चाह लिया उस दिन फंस जाएंगे। अगर आपको ये भी विश्वास नहीं है तो आपके गूगल ड्राइव में ही एक बैकअप होता है फोन का, पता है कि नहीं? आप वहां से भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, सबका ऐसा कोई भी साइट ऐसा नहीं, देखिए हम बताते हैं, ऐसा कोई भी है जो आपको इंस्टेंट मैसेजिंग देता है, उसका कॉन्सेप्ट मोर और लेस यही है, मोर और लेस यही है। टेलीग्राम भी यूज करते हैं तो मोर और लेस यही है। अब उसी में हमको बेवकूफ़ बना दें कि भैया हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आपको समझना है कि भैया हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए कोई तो माध्यम चाहिए, तो माध्यम क्या है? एयर। मैसेज भेज रहे हैं कोई तो माध्यम चाहिए, तो क्या है? सर्वर। वो रहेगा नहीं तो डेटा कैसे ट्रांसफर होगा? अगर सर्वर नहीं होता तो कभी आप सोचिएगा, हम अगर 2 दिन तक अपना व्हाट्सएप बंद रखें, तीसरे दिन ऑन करें तो 2 दिन पहले वाला मैसेज भी हमारे पे डिलीवर हो जाता है। तो कहीं तो वो सेव हुआ होगा, सेव हुआ तो क्या हो गया? सर्वर। तो कभी भी ये काम नहीं करना है। कोई सिक्योर नहीं। अगर आप लोग सुने होंगे अभी साल भर पहले, अभी 24 में चुनाव हुआ था ना, तो 24 में चुनाव से पहले एक तो नया सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत चला था, पेगासस। इजराइल की कंपनी है, वो बनाती है। इंडिया में 53 लोगों के फ़ोन में लॉन्च हुआ था, इंस्टॉल हुआ था आईफोन में। हुआ क्या, तो भैया आपके व्हाट्सएप पे कॉल आया, मिस्ड कॉल, और यही पेगासस इंस्टॉल हो गया। बाद में जिस नंबर से मिस्ड कॉल आया वो मिस्ड कॉल भी कॉल लॉग से डिलीट हो गया। अब आप अपने फ़ोन में जो भी कर रहे थे वो सब चल रहा था।
रिकॉर्डिंग हो गया, वीडियोस देखे वो, बात किए वो, कैमरा अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, स्पीकर अपने आप, माइक अपने आप, सब कुछ अपने आप, ट्रांजैक्शंस किए वो भी हो गया। लेकिन ये फंसा मैटर कब, तो भैया ये इंस्टॉल हो गया आईफोन में, और आईफोन से एक मैसेज आ गया उसके कस्टमर सेल्फ से कि भैया योर प्राइवेसी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, योर प्राइवेसी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। अब गलती से आ गया राहुल गांधी को, तो आपको पता होना चाहिए इस पे केस चल रहा है। इजराइल की कंपनी से कहा गया कि तुम डिटेल बताओ किसको किसको पेगासस बेचे थे, तो कहा कि हम इंडिया को बेचे थे, लेकिन कौन खरीदा, कितना खरीदा, किसमें इंस्टॉल हुआ, वो कहानी नहीं आई। 53 या 51 मेंबर्स थे जो हमारे पार्लियामेंट से हैं ये लोग, उनसे कहा गया कि अपने फ़ोन को हमारे यहाँ जमा कर दीजिए FSL में, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। तो कुछ लोग अपना फ़ोन भी दिए थे ये पता करने के लिए पेगासस इंस्टॉल हुआ कैसे। तो कुछ भी हमारे यहाँ जो है वो सेफ़ नहीं है। एक ही चीज़ सेफ़ है फिलहाल, वो है कीपैड वाला फ़ोन। उसमें क्या होता है कि सिर्फ बात कर सकते हैं, हाँ लोकेशन आपका ट्रैक नहीं हो सकता, हाँ लेकिन नहीं ट्रैक नहीं होता, टैप होता है। अब जानते हैं नया हमारे यहाँ कानून आया, पहले कॉल टैप करने के लिए हमको परमिशन लेना था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। मान लीजिए हमारा और इनका फ़ोन टैप करना है तो MHA से परमिशन आएगा। अब MHA नहीं देता है, अब SP साहब परमिशन देंगे, तो अब फ़ोन टैपिंग भी आसान हो गया। हाँ बिल्कुल होता है, तो उसका भी स्टोरेज होता है, लेकिन हम कुछ ऐसा मैसेज नहीं कर सकते जिससे कि हमें और आपको नुकसान हो। और वो भी जो इंसान रखता है वो इसी के लिए रखता है कि हाँ भैया पहुँच गए, आ रहे हैं, इतना ही वो बात करता है। और इसीलिए देखोगे कि हर बड़े इंसान को कहा जाता है कि क्या यूज़ करो, कीपैड। और सिक्योरिटी वाले जितने भी होते हैं, SPG होते हैं, वो कभी फ़ोन नहीं यूज़ करते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, VHF वायरलेस वॉकी टॉकी, उनको अलग से फ्रीक्वेंसी दी जाती है। इसीलिए गौर करेंगे तो कभी VIP मूवमेंट होता है तो उनके सामने एक बड़ी गाड़ी चलती है, काला छतरी वाला, क्या करता है वो जैमर होता है, उस एरिया का पूरा लोकेशन का फ्रीक्वेंसी बंद कर देता है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, नेटवर्किंग बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये भी मेमोरी भी बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम लोग उस पर बहस करें तो कई कई दिन तक कर सकते हैं। अब मार्केट में इसका दुष्परिणाम बहुत है। हम तो अब चाहेंगे कि आप लोग IT के बच्चे हैं तो ये लोग जानिए, कहीं मौका मिले तो हाँ बोल लीजिए। हाँ, तो जो ऑन बॉर्डर ड्यूटी पे रहता है उसको फ़ोन अलाउड नहीं है। और कभी कभी आप सुने होंगे कि हम लोग को सोर्सेस से पता चला कि पाकिस्तान वाले हमारे अंदर घुस गए, ऐसा हुआ है ना। तो क्या होता है कि VHF का फ्रीक्वेंसी भी ट्रैक होता है। कि एग्जांपल बताते हैं, मान लीजिए हम और आप VHF का कनेक्शन लिए हैं, हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिल गया मान लीजिए 1.7.31 मेगाहर्ट्ज़। बिल्कुल होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम लोग इसको सेट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए लोकल सिक्योरिटी वाले हैं, हम और आप मान लीजिए बाउंसर हो गए, तो हम लोग अगर हॉपिंग वाला यूज़ करेंगे तब तो हम और आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या होगा, कम मात्रा में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी दे देते हैं। तो मान लीजिए ये होगा कि हम और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किस पे, 107.3 पे हम दोनों कर रहे हैं, बगल वाले को पता चल गया तो अपने VHF को सेट करके हमारी बातों को सुन सकता है। बॉर्डर पे जैसे मैडम बताई हॉपिंग होता है, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे ट्रांसमीटर को ही हैक कर लेते हैं। वहाँ बैठा इंसान सोचता रहता है कि अच्छा कितने से कितने के बीच बातचीत चल रहा होगा, तो बैठ के वहाँ एक आदमी घुमाता रहेगा, सुनने की कोशिश करेगा। लेकिन हॉपिंग का मतलब क्या होता है, तो आपको बताए होंगे कुछ दिनों पहले कि कुछ फिक्स्ड स्पेक्ट्रम होता है जो सरकार अपने पास रखती है, किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो बार बार फ्रीक्वेंसी को क्या करते रहती है, चेंज करते रहती है। लेकिन हर बार चेंज करना भी संभव नहीं है, कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी सेम मिल ही जाता है, तो वहाँ पे कोड वर्ड्स का यूज़ करते हैं। क्या कर रहे हो, तबेले में गाय धो रहे हैं, तो तुम सोचो कि गाय धोने का मतलब क्या हुआ। तो नेटवर्किंग इज़ नेवर सेफ। एक ही सेफ है, हम बच्चों से कहते हैं गाली देने का मन करे, मारने का मन करे, लतियाने का मन करे, बैठा के सामने भरदम गाली दो,
किसी को पता नहीं चलेगा तुम क्या किए, लेकिन अगर फोन पे दिए तो तुम फंस जाओगे। और हम लड़कों से खासकर कहते हैं कि कोई ऐसी बात हो, चर्चा हो, अपने दिल के अरमान बताने हो, तो बिल्कुल ना बताएं फोन पे। आप उनसे कहिए आइए लंच डिनर कर लेते हैं, हमारी बातों को सुन लीजिए। नहीं तो आप तब तक ही सेफ हैं जब तक सामने वाला क्या है, शांत है। नहीं तो जिस दिन वो सोच लिया कि हम आपकी लंका लगा देंगे, लगा देगा। क्लियर है? खैर हम लोग पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं। हेडिंग डालिए मेमोरी मैनेजर। हाँ, हेडिंग डाल दो मेमोरी मैनेजर। द पार्ट ऑफ मेमोरी मैनेजर, memory manager, the part of operating system, the part of operating system that manages, the part of operating system that manages the memory, the part of operating system that manages the memory is called memory manager, is called memory manager, is called memory manager.